अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ब्रॉडर व्यू के पिछले एपिसोड्स में हमने इस बात पर एनालिसिस दी थी अपनी कि इंडिया कभी भी रोहिंग्या का इशू सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंडिया के एक तो इंटरेस्ट में नहीं है और इंडिया इस इशू को एक बार्गेनिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करता रहेगा म्यांमार और बांग्लादेश के दरमियान। दूसरा ये कि इंडिया में वो कैपेसिटी नहीं है ये वाला इशू सॉल्व करने के लिए। और फिर इसका असर इंडिया की जो प्रेस स्टेटमेंट आई थी जब इंडिया के आर्मी चीफ और इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी म्यांमार गए थे, तो वहाँ से एक स्टेटमेंट आई थी, उसमें भी बहुत ही सॉफ्ट किस्म की लैंग्वेज इंडिया की जानिब से यूज़ की गई थी। और इंडिया ने उसमें कहा था कि बांग्लादेश और म्यांमार दोनों हमारे दोस्त हैं और बेहतर होगा कि ये मसला हल हो जाए, जबकि वहीं पर ही चीन ने इसके मुकाबले में एक हार्ड स्टेटमेंट जारी किया था और चीन का कहना था कि हमें इस बात पर कंसर्न है कि अब तक रोहिंग्या वापस क्यों नहीं गए अपने मुल्क। हमने ये भी एनालिसिस दी थी कि बांग्लादेश में मौजूद प्रो इंडिया लॉबी बिला वजह इस मामले में इंडिया को ड्रैग कर रही है। इंडिया कभी भी ये मसला बांग्लादेश का हल नहीं करेगा, लेकिन चीन कर सकता है। अब ऐसे में जब म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर पर बीजीबी अलर्ट खड़ी थी, क्योंकि म्यांमार ने वहाँ पर एडिशनल फौजें डिप्लॉय कर रखी थी, ऐसे में इंडियन आर्मी चीफ और इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी म्यांमार जाते हैं और वहाँ पर अहम सिक्योरिटी मुआहदे करते हैं। आप ज़रा टाइमिंग नोट करें कि जब अलर्ट खड़ी है बीजीबी की फोर्सेस बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर, ऐसे वक्त में जाकर सिक्योरिटी के मुआहदे हो रहे हैं और बांग्लादेश को पहले से ही कंसर्न थे कि म्यांमार ने एडिशनल फौज क्यों डिप्लॉय कर रखी है अपने बॉर्डर पर। और इस बात की शिकायत बांग्लादेश ने यूनाइटेड नेशंस में भी की थी कुछ हफ्ता कबल। ऐसे में इंडिया ने म्यांमार को सबमरीन भी गिफ्ट कर दी इसी महीने। ये सब बातें साफ तौर पर इशारा करती हैं कि इंडिया की जो एस्टेब्लिशमेंट है ये खुलकर म्यांमार के साथ खड़ी है और इस बात के चांसेस बहुत कम है कि इंडिया बांग्लादेश की हेल्प करे रोहिंग्या के मामले में। और अब वही हुआ है, इंडिया ने इस बारे में कोई हेल्प नहीं की, लेकिन चीन ने प्रैक्टिकली इस इशू पर काम करना शुरू कर दिया है। और अब बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर AK अब्दुल मोमिन साहब का कहना है कि चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, उन्होंने जुमेरात को AK अब्दुल मोमिन साहब को कॉल की और उनको बताया कि हमारे मामला तय हो चुके हैं म्यांमार के साथ और हमें म्यांमार ने ये वादा किया है कि म्यांमार जल्द ही जो कॉक्सस बाज़ार वाली कैंप्स हैं रोहिंग्या की, उन सबको वापस लेने जा रहा है। वांग यी का ये भी कहना था कि कोविड की वजह से हम ज़रा स्लो हुए थे इस इशू पे, लेकिन अब जबकि कोविड की सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई है तो हम पीरियोरिटी बेसिस पर काम कर रहे हैं कि म्यांमार के जो रोहिंग्या बांग्लादेश में रह रहे हैं उनको वापस भेजें। और इसी सिलसिले में जल्द एक मीटिंग भी होने वाली है चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार के दरमियान। जब ये सब कुछ हो रहा था तो चीन और बांग्लादेश के ताल्लुकात ख़राब करने की भी बहरहाल कोशिशें जारी हैं। कुछ अर्सा कबल ही इस सिलसिले में फिरोजपुर में एक चीनी शहरी को हलाक किया गया था। चीन के फॉरेन मिनिस्टर का यह भी कहना था कि अब्दुल मोमिन साहब को कि हमें उम्मीद है कि आप हमारे वर्कर्स की सेफ्टी को यकीनी बनाएंगे। इस पर AK अब्दुल मोमिन साहब का कहना था कि हमने पहले ही उन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया हुआ है जिन्होंने ये हरकत की थी और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये केस अपने अंजाम को पहुँचे। याद रहे कि एक 58 साल का चीनी इंजीनियर, उसको कोचा रिवर के ऊपर बनने वाले चाइना बांग्लादेश फ्रेंडशिप पुल जो थी वहाँ पर काम करने के दौरान मारा गया था। अब तक ये क्लियर नहीं हो सका कि इस वाक़े में कोई बाहर का मुल्क इन्वॉल्व था या नहीं था, लेकिन ठीक इसी तरह के वाक़यात पाकिस्तान के अंदर भी चीनी वर्कर्स के ख़िलाफ़ होते रहते हैं और उनमें जो तंजीमें और ग्रुप्स मुलविस रहे हैं, पाकिस्तान के बकौल उनको इंडिया की असिस्टेंस हासिल रही है। इसी सिलसिले में जो सबसे अहम वाक़या पेश आया था वो कराची में चाइनीज़ कौंसलेट जो था उस पर हमले का था, जिसके मास्टरमाइंड्स को फिर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर निशाना बनाया था। पाकिस्तान का ये कहना था कि इंडिया अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के वाक़यात करवा रहा है अपने प्रॉक्सीज़ के ज़रिए। बहरहाल अमेरिका के विथड्रॉल के ऐलान के बाद ही, यानी जो अमेरिका ने ऐलान कर रखा है कि हम अफ़गानिस्तान से जा रहे हैं, इसके बाद ही इंडिया के अपने ऑप्शंस भी बहुत ख़त्म हो चुके हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। यहाँ ये भी बात याद रखें कि रोहिंग्या का ये भी कहना है कि जब तक हमें सिटीजनशिप देने का वादा नहीं किया जा सकता हम वापस नहीं जाएंगे। और ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चीन ने म्यांमार पर इस सिलसिले में भी बहुत ज़्यादा दबाव बना के रखा है कि रोहिंग्या को सिटीजनशिप दी जाए। चीन की इन एफर्ट्स का अंदाज़ा इस बात से लगाया कि गुज़िश्ता 2 साल में चीन के आला तरीन जो ऑफिशियल्स हैं, ये 3 बार बांग्लादेश और म्यांमार के ऑफिशियल्स के साथ इन्होंने मुलाकातें की हैं इसी सिलसिले को लेकर।
यानी जब इंडिया रोहिंग्या का नाम लेने से भी हेजिटेट हो रहा था और 2017 में जब ये क्राइसिस शुरू हुए तो इंडिया की जानिब से मुकम्मल खामोशी रही थी, वहीं पर चीन इस इशू को हल करने की भरपूर कोशिशें कर रहा था। इसकी एक वजह यह भी है कि बांग्लादेश की तरह म्यांमार भी चीन के वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है और म्यांमार ने भी कई बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हासिल कर रखी है चीन से। लिहाजा चीन का एक बड़ा स्टेक है म्यांमार के अंदर भी और चीन का बांग्लादेश के अंदर भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मौजूद है। लिहाजा बांग्लादेश और म्यांमार में इस सिलसिले में ये इशू जो है ये चीन ही हल कर सकता है, क्योंकि अगर किसी मुल्क का इतना बड़ा पैसा लगा हुआ हो तो वो मुल्क यही चाहेगा कि उस इलाके में अमन रहे और वहाँ पर डिस्टर्बेंस सिर्फ वही मुल्क चाहेंगे जिन्होंने उस इन्वेस्टमेंट को ज़ाया करना होगा। वन बेल्ट वन रोड के जो इन्वेस्टमेंट है इसको ज़ाया करने से अमेरिका को फ़ायदा हो सकता है और दूसरा इंडिया को हो सकता है, क्योंकि इंडिया इस खित्ते का वाहिद मुल्क है जो कि चीन के वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा नहीं है। इनफैक्ट CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि वन बेल्ट वन रोड का एक अहम तरीन हिस्सा है, उसकी भी इंडिया ने खुलकर मुखालफत की हुई है और ये कहकर उन्होंने इस प्रोजेक्ट से ख़ुद को अलग किया हुआ है कि ये पाकिस्तानी कश्मीर से गुजरता है और वो हमारा इलाका है जिस पे पाकिस्तान ने कंट्रोल किया हुआ है, लिहाजा ये मुतनाज़िया प्रोजेक्ट है। यहाँ ये भी बात बताना ज़रूरी है कि चीन ने म्यांमार को लास्ट ईयर कन्विंस किया था और पहले मरहले में 3000 रोहिंग्या ने वापस जाना था, लेकिन उस लिस्ट में शामिल कई रोहिंग्या बाद में छुप गए थे और इस वजह से ये वापसी मुमकिन नहीं हो पाई थी। लेकिन अब के बार जो वापसी होगी उस पर यकीनन सिटीजनशिप और सिक्योरिटी के जो गारंटी है वो चीन हासिल करेगा म्यांमार से। चीन को उस पूरे रखाइन रीजन में स्टेबिलिटी इसलिए भी चाहिए क्योंकि चीन यहाँ पर ओबोर के तहत एक पोर्ट बनाना चाहता है रखाइन स्टेट में, इसलिए बांग्लादेश को चीन के ज़रिए ही ये मसला हल करना चाहिए, क्योंकि चीन का एक अहम स्टेक है म्यांमार में। बजाय इसके कि बांग्लादेश इंडिया को इसमें इन्वॉल्व करे और अपने लिए मसाइल मजीद क्रिएट कराए इस रोहिंग्या के इशू में। तो रखाइन स्टेट में स्टेबिलिटी बांग्लादेश की तरह ही चीन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक अहम तरीन पोर्ट जिसकी लागत 1.3 बिलियन डॉलर्स है, इतनी बड़ी रकम से चाइना म्यांमार के अंदर रखाइन स्टेट में एक पोर्ट बनाने जा रहा है और इस पोर्ट की सिग्निफिकेंस ये है कि ये पोर्ट स्ट्रेट ऑफ मलाका को बाईपास करते हुए चीन तक जो चीनी गुड्स हैं वो पहुंचाने में मददगार साबित होगा। यानी ये पोर्ट अगर बन गया तो स्ट्रेट ऑफ मलाका जिसको ब्लॉक करने की थ्रेट आए दिन इंडिया या अमेरिका चाइना को देते रहते हैं, उसको बिल्कुल ही बाईपास करके चीन अपने गुड्स इंपोर्ट कर सकता है और एक्सपोर्ट कर सकता है इस पोर्ट के ज़रिए। लिहाजा अगर जो सबसे ज़्यादा कंसर्न मुल्क है रोहिंग्या के मामले में बांग्लादेश के बाद वो चीन ही है। ऐसे में इंडिया से ये उम्मीद रखना कि चीन को छोड़कर इंडिया ये मसला हल करेगा, ये मुनासिब बात नहीं है। इस मसले का हल चीन के पास ही मौजूद है।